हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जस्ट विद शिवम। तो आज के इस लेक्चर में हम उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो हमारे चैनल पर चल रही है उसका मॉक टेस्ट नंबर 1 जो है सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के इस लेक्चर की है कि आप सब जो आज क्वेश्चंस आने वाले हैं इस लेक्चर में, इस पूरी सीरीज में, आप उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व भी कर सकते हो, देख सकते हो, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि वेदर यू आर एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस और नॉट। और इससे आपको एक हिंट भी लग जाएगा कि किस तरह से जो हमारे चैनल पे जो है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आपको साथ ही साथ स्टार्टिंग में ये बता दूं कि आज का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे इसमें हम सबसे एक अच्छी चीज और देखेंगे कि हमको एलिमिनेशन जो टेक्निक है, कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो आंसर तक पहुंचेंगे, उस पे भी जो है उसको फोकस करते हुए जो आंसर्स हम अपने सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। एंड स्टार्टिंग करते हैं इसको आज के क्वेश्चन पेपर की, आज के डिस्कशन की। एंड बिफोर स्टार्टिंग, जितने भी स्टूडेंट्स इस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज को में एनरोल कराना चाहते हैं, दे कैन एनरोल दैट। इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट, ओके, एट अ कॉस्ट ऑफ 300 रुपीज ओनली। ये सारे के सारे 10 के 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, कोई भी सेक्शनल टेस्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा। सो इससे अच्छा परफॉर्मेंस आपको एवेल्युएट करने का, अपना टू इवेल्युएट योर सेल्फ, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो अगर आपको एनरोल करना है तो 8742930164 इस नंबर पर जो है आपको व्हाट्सएप करना है एंड यू कैन एनरोल इन दिस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ऑल्सो फ्री मॉक टेस्ट जो हमने कंडक्ट कराया था, आप उसका पीडीएफ भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, इसकी ये नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे डाल दूंगा। और साथ ही साथ मैंने आपको नंबर तो यहाँ पे दे दिया, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आप एनरोल जो है करा सकते हैं इस नंबर पर देकर। नाउ एक चीज और कि उत्तराखंड जीके जो है मैंने अपने चैनल पे कराई है। तो जितने मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए जो मैं अलग से जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी ऊपर आई बटन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, वहां पे भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, वहां से जो है आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पे जो है प्रोवाइड हुआ है उत्तराखंड एक स्टेट एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास इन विच वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर टेस्ट नंबर 1 जो कंडक्ट हुआ था, तो इसको डिस्कस करेंगे आज, फुल लेंथ टेस्ट। ओके, सो दिस वाज द पेपर। शुरू करते हैं, थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हैं, बट आई विल ट्राई टू वाइंड अप इन 1.5 आवर मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एक से 1.5 घंटे तक तो लगेगा आराम से। बट ये है कि आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि रिवीजन आपकी अच्छी तरह से हो जाएगा, तो आप जो है इस वीडियो को जो है आराम से पूरा देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस क्लास। So first question, the majority of early stone age tool in India were made of. So basically बहुत ही फैक्चुअल डेटा पूछा गया था। तो ऑप्शन ए क्वार्टजाइट्स जो है सबसे ज्यादा स्टोन एज के टूल जो है इससे बने हुए थे। सो फैक्चुअल क्वेश्चन है, नथिंग कंसेप्चुअल इन दिस। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। नाउ इसमें जो है कुछ स्टूडेंट्स जो है मेसोपोटामिया के साथ कंफ्यूज हुए थे, बट इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट इट वाज फर्स्टली कल्टिवेटेड इन द इंडस बेसिन, एंड इंडस बेसिन इज योर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इंडिया। थर्ड, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि दयाराम साहनी इज द मैन who discovered the Indian Indus Valley civilization. Okay, again a factual question. Question number 4, Upanishads are book on. Now this can be confusing for some students जिनको उपनिषद के बारे में नहीं पता है, प्योरली उन्होंने नहीं देखा है। Some might have gone with the religion or yoga, but the correct answer to this question is option D, philosophy. उपनिषद जो है वो एक philosophy है हमारे religion की, so those books or those texts are related to the philosophy. Okay, so option D is the correct answer. Question number 5, when Alexander invaded India, who were the ruler of Magad? Now again a very simple question, nothing tricky in this, बहुत डीप से नहीं पूछा गया था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी, नंदा इज द आंसर। बिकॉज इसको मैं आपको याद कराने का एक वे और देता हूँ कि ऐसा माना जाता था कि अलेक्जेंडर के पास बहुत बड़ी आर्मी है। सो बिकॉज अलेक्जेंडर जब अपनी दुनिया को कैप्चर करने की जो टूर पे चला था, और जब वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर कर रहा था, ही डिफीटेड द किंग पोरस, पोरस को उसने हराया। बट देयर वाज अ सेइंग कि नंदा का जो डायनेस्टी थी उसके पास अलेक्जेंडर से भी ज्यादा जो है आर्मी थी, यानी सबसे बड़ी आर्मी उस वक्त कह सकते हो
कि नंदास के पास बहुत अच्छी और बहुत हाईली नंबर में जो है आर्मी थी, और अलेक्जेंडर की आर्मी जो है थकी हुई थी बिकॉज वो काफी साल से जो वॉर कर रहे थे। यह भी एक कारण था कि अलेक्जेंडर जो है ये मुख्य कारण था, ये मेन कारण था कि अलेक्जेंडर जो है युद्ध युद्ध के लिए जो है अपना जो है इंडिया के साथ युद्ध उसने क्यों नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज एक तो नंदास की आर्मी बहुत बड़ी थी, और सेकंड अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो बहुत टायर्ड थी, क्योंकि बहुत सालों से जो है वो युद्ध करते आ रहे थे। तो ये दो कारण थे, क्योंकि ये दो कारण थे जिसकी वजह से अलेक्जेंडर ने जो है इंडिया के ऊपर हमला नहीं किया था, बेसिकली जो आपका मगध का रीजन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म जैनिज्म। तो बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि क्या कॉमन नहीं है। नॉन वायलेंस, बिकॉज यस, उन दोनों ने बोला था कि नॉन वायलेंस जो है हमारा एक इंटीग्रल पार्ट होगा रिलीजन का। इंडिफरेंस टू वेदास, दोनों ने जो है वेदास को जो है अपोज किया था कि क्लास सिस्टम ऐसे नहीं होना चाहिए, जो कि हिंदू फॉलो कर रहा था उस वक्त। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ मॉर्टिफिकेशन? मॉर्टिफिकेशन मतलब इन सिंपल लैंग्वेज इज अपने आप को हानि पहुंचाना। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों रिलीजन में ऐसा था कि अपने आप को हानि पहुंचाने वाली एक्टिविटीज जो है प्रोहिबिटेड थी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू दिस। रिजेक्शंस टू रिचुअल्स, अगेन दिस वाज कॉमन इन बोथ द रिलीजन, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, टू ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड बाय किंग हर्षवर्धन। अब आपको बताना है कि वो कहां पे हुई थी। Option A, Kannauj and Prayag is the right answer. Now, if I talk about these two conferences, कन्नौज की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी that was held in कन्नौज obviously। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था बेसिकली, जो किंग हर्षवर्धन थे, ऐसा माना जाता है कि किंग हर्षवर्धन वाज मोर अलाइंड टुवर्ड्स बुद्धिज्म। एंड व्हाट फॉर्मेट ऑफ बुद्धिज्म? दैट इज महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म के ऊपर थोड़ा ज्यादा वो डाइवर्टेड थे, थोड़ा टिल्टेड थे। बट टेक्स्ट बुक अगर आप रीड करोगे तो देन देयर देयर इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट दैट हर्षवर्धन वाज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बट ऑन द सेम हैंड, ऑन द सेम साइड, उन्होंने जो है अदर रिलीजन्स को नेग्लेक्ट नहीं किया, उन्होंने जो है इक्वली हर रिलीजन को माना। ओके, बिकॉज इट कैन बी प्रूव्ड, क्योंकि उनके फादर जो है सूर्या को जो है अपना भगवान मानते थे, एंड हिज एंसेस्टर्स जो उनके थे वो शेवियाइट्स थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उनकी जो फैमिली थी, दोज दैट द फैमिली बिलोंग टू द हिंदुइज्म रिलीजन। एंड ऑल्सो उनके जो भाई थे, हर्षवर्धन के जो भाई थे, वो भी एक बहुत बड़े हिंदुइज्म के फॉलोअर थे। बट इफ यू टॉक अबाउट हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो है हर एक रीजन को इक्वली जो है रखते थे, बट ही वॉज मोर टिल्टेड टुवर्ड बुद्धिज्म, बिकॉज उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है चाइनीज ट्रेवलर हुइंगसैंग। जो हुइंगसैंग जो अपने इंडिया की जो ट्रेवल जो उन्होंने किया हर्षवर्धन के टाइम पे किया, और उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हर्षवर्धन के साथ बिताया। एंड उन्होंने जो है एक कन्नौज में कॉन्फ्रेंस रखी। तो उस कन्नौज कॉन्फ्रेंस का बेसिकली मुद्दा क्या था, उन्होंने जो है उस पे बुद्धिज्म को जो है के बारे में जो है डिबेट ये सब किया। एंड हुइन सांग को जो है इस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने एक तरह से जो है चीफ गेस्ट रखा, और इसी में जो है उन्होंने हिंग सांग को जो है मास्टर ऑफ द लॉ का जो है टैग दिया। मास्टर ऑफ द लॉ का टैग ह्यून सांग को जो है इन्होंने इसी कॉन्फ्रेंस में दिया था। और ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट मतलब हजारों में जो है लोग इकट्ठा हुए थे इस कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज यहाँ पे एक तरह से डिबेट चल रही थी किस तरह से जो बुद्धिज्म के फीचर हैं, हिंदुज्म के फीचर हैं, तो इस तरह से एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो है कराई गई थी। सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट प्रयाग कॉन्फ्रेंस, ये भी जो है उसी वर्ष हुई थी, बट प्रयाग कॉन्फ्रेंस इज डिफरेंट फ्रॉम कन्नौज, बिकॉज प्रयाग कॉन्फ्रेंस में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया था और सबको इक्वल बेसिस पे रखा गया था। एंड डोनेशंस वर ऑफर्ड टू ऑल ऑफ द रिलीजियस पीपल, यानी डोनेशंस, चैरिटी, और एक तरह से कहते हैं ना कि दान जो है दिया गया हर एक रिलीजन के लोगों को। तो इस तरह से जो एक गैदरिंग थी, सोशल गैदरिंग थी, जिसमें कि जो है आपको मैंने बता दिया कि मेन फीचर क्या था, यूनिवर्सल रिलीजियस एक्सेप्टेंस। ओके, सो ये आपका मेन फीचर था। एंड फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस थी दैट वाज इन कन्नौज। कन्नौज के अंदर स्ट्रिक्टली जो एक डिबेट हुई, रिलीजियस प्रोपेगेशन हुआ कि किस तरह से जो है बुद्धिज्म इज बेटर और किस तरह से हिंदुइज्म बेटर। तो इस तरह से डिबेट हुआ। एंड एक चीज और सामने आती है कि पहली कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उससे लोगों को लगा कि हर्षवर्धन जो है वो बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए, बुद्धिज्म को जो है प्रमोट करने के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी। इसलिए जो है इस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट 73 डेज चली थी। सॉरी 73 नहीं, 23 डेज चली थी आई गेस। 73 डेज जो है आपका प्रयाग चली थी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड फॉर आई गेस 20 और 30 डेज। डेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट,
बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे दो हमले हुए थे। पहला हमला हुआ था ह्यूनसैंग के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ह्यूनसैंग को मास्टर ऑफ द लॉ का टैग मिला और उनको जो है चीफ गेस्ट के रूप में रखा इस कॉन्फ्रेंस के लेके, इसलिए जो है ये बाकी के लोगों को स्पेशली ब्राह्मण्स को जो है ये बात जो है एक्सेप्ट उन्होंने नहीं की और इसलिए जो है एक षड्यंत्र रचा गया ह्यूनसैंग को मारने के लिए। पहला हादसा ये हुआ। सेकेंड हादसा खुद हर्षवर्धन के ऊपर हमला होता है, हर्षवर्धन के ऊपर हमला होता है, बट ही somehow escapes from that killing का जो सीन बनाया था, सेटअप किया था पूरा, और बाद में ऐसा जो है साबित भी हुआ कि 500 लोगों 500 ब्राह्मण्स को जो है अरेस्ट किया गया बाद में, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमने जो है हर्षवर्धन के ऊपर हमला कराया था, बिकॉज वो बुद्धिज्म प्रोपोगेट कर रहे थे एंड बुद्धिज्म को जो है प्रमोट कर रहे थे। तो ये दो कॉन्फ्रेंसेस के बारे में ये चीज जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, बिकॉज ये इस फॉर्मेट में आ सकती है कि कन्नौज कॉन्फ्रेंस वाज रिलेटेड टू व्हाट, या फिर प्रयाग कॉन्फ्रेंस वाज रिलेटेड टू व्हाट। तो इस तरह से भी आ सकती है, और दोनों कॉन्फ्रेंस जो है ये सेम ईयर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, ऑप्शन सी विशाखा दत्त इज द आंसर। विशाखा दत्त एक बहुत ही लेजेंडरी पोएट थे, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे, एंड इनकी जो है एक बहुत ही फेमस बुक है, वो उस बुक का जो है उस बुक से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में आ चुका है, एंड दैट बुक नेम इज मालविका अग्निमित्रा। ओके, तो वो बुक का नाम मैंने आपको बता दिया, एंड इसलिए, और विशाखा दत्त एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के जो है फिगर है ये, तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी है, विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 9, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट। अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार देखा गया कि बुद्धिस्ट काउंसिल से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने जो है कराई थी, एंड इट वाज हेल्ड इन 483 बीसी, और सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? योर राजगृहा, राजगृहा। सेकंड आपकी कराई थी काल अशोक ने, ये हुई थी 383 बीसी में, और ये हुई थी आपकी वैशाली में, वैशाली। थर्ड कॉन्फ्रेंस अगेन अशोक, ये आपका 250 बीसी के आसपास, एंड इट वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्र। क्वेश्चन हमारा थर्ड के लिए है, तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। और जो चौथी है वो कराई थी आपकी कनिष्क ने, कनिष्क ने 50 एडी में, एंड इट वाज हेल्ड इन कश्मीर। तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि फर्स्ट जो है किसने कराई थी? अजात शत्रु ने। सेकंड कराई थी काल अशोक ने। थर्ड कराई थी आपके अशोक ने, एंड फोर्थ कराई थी कनिष्क ने। तो ए के, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होता है मैंने आपको बता दिया, पहला कॉन्फ्रेंस राजगृहा, सेकंड इज इन वैशाली, थर्ड इज इन पाटलिपुत्र, और फिर इसको पटना भी बोलते हैं, एंड फोर्थ इज हेल्ड इन कश्मीर। ए के। तो जब भी क्वेश्चन आए बुद्धिस्ट काउंसिलिंग पे, तो आपको AK-47 याद आनी चाहिए, ए के। इस तरह से जो आपको इसको न्यूमेरिक बन के जो आप इसको क्वेश्चन को जो है कर सकते रहे। क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक आई एम गोइंग अ बिट स्लो, मुझे थोड़ा टाइट अप करना पड़ेगा बिकॉज 150 क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया? मिडिवल इंडिया की पहली वुमेन रूलर कौन है? रजिया सुल्तान इज द ऑब्वियस नेम। रजिया सुल्तान जो है पहली वुमेन रूलर है मिडिवल इंडिया की, बल्कि ये पहली फीमेल लीडर है इंडिया की भी और एशिया की भी, इस तरह से प्रतीत होता है, और ये सच है। रजिया सुल्तान इज आंसर, पहली एशिया की लीडर, इंडिया की लीडर, एंड ऑल्सो द ओनली वुमेन फीमेल जिसने दिल्ली के ऊपर जो है शासन किया, एंड 1231 टू 32 आई गेस, एक साल शायद उन्होंने किया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टेन्योर, बट 1231 से जो इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था। ओके, तो रजिया सुल्तान इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम बेसिकली क्या था कि आपको जो है ऑफिसर्स जो है चूज करने थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए, जो है उसमें जो है हायरार्की को ना देते हुए, इट वाज ऑन द मेरिट्स, कि आपको जो है मेरिट पे जो है ऑफिसर्स को सिलेक्ट करना है, तो ये सिस्टम था। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय इल्तुमिश, इल्तुमिश ने जो इसको इंट्रोड्यूस किया, एंड ये दिल्ली सल्तनत के टाइम से है, दिल्ली सल्तनत के टाइम से। ओके, तो इसको भी मेंशन मैंने कर दिया। इक्ता जो है सिस्टम का नाम था, और जो ऑफिसर सिलेक्ट होता था उसको बोलते थे इक्तादार, इक्तादार। ये आपका इक्ता सिस्टम था। तो बेसिकली इल्तुमिश के टाइम से जो है चला रहा है, इल्तुमिश ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एट फर्स्ट अज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत अल्लाह
एंड आफ्टरवर्ड सुल्तान। ऑप्शन सी शेरशाह इज द आंसर। फैक्ट्स है, कोई ज्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं है, कोई स्टोरी इसके पीछे नहीं है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब यहाँ पे एडवाइजर आपने अगर नहीं देखोगे तो आप ऑप्शन बी जो है मार्क कर दोगे, बट इसमें जो है आपको क्वेश्चन को जो ध्यान से पढ़ना है, एंड इसका आंसर है ऑप्शन डी, बी एन राव। बी आर अम्बेडकर नहीं है, ठीक है, उन्होंने जो है लीड किया था, बट हु वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी, दैट वाज बी एन राव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14 which among the okay sorry 14 which among the following is the correct expression of the term secular in India? Let me first of all check video record हो रहा है ना? Yes, it is recording. Yes. So which among the following is the correct expression of the term secular in India? India has many religion. No. Obviously correct, but it is not the right meaning. India have religious freedom. Yes, it has, but it again it is not the correct expression. Option D, there is no religion for the state in India. सेक्युलर का मतलब ये है कि हम सब जो है, हमारा जो भारत है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर एक रिलीजन को जो है इक्वल नजरिए से देखता है, इसलिए जो है स्टेट का कोई कोई रिलीजन नहीं है। ये आपका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 15 which of the following is given the power to implement the fundamental rights बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट बाय द आर्टिकल नंबर 32 एंड हाई कोर्ट्स बाय द आर्टिकल नंबर 226, ये आपके आर्टिकल्स हैं और आपको फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये जो एनफोर्स कराने में सबसे बड़े हेल्प करते हैं। 16 a writ issued by the judiciary inquiring upon the executive to do what it should have done within its stipulated power is called mandamus। रिट्स हैं, ये तो आती हैं, आपको उसको जो है किसी भी तरह से याद करना। आई नो दीज रिट्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रिट प्रोहिबिशन था, कोवेरेंट टू मैंडामस, लेकिन आपको याद करनी है, ये बहुत हाईली चांसेस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने आपका। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज अ राइट, इज अ फंडामेंटल राइट। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगेन आर्टिकल 14 सीधा कहता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट, इट इज अ डीपीएसपी। डीपीएसपी है 39 आर्टिकल के अंदर लिखा गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होनी चाहिए, बट इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। The directive principle of state policies are non-justiciable. Option B is the right answer. Now, what is the meaning of non-justiciable? कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डीपीएसपी जो है फुलफिल नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन से पहले जो है बोला था कि वी विल ट्राई कि उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है इम्प्लीमेंट करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। अब आर्टिकल नंबर 44 इज अ डीपीएसपी, इसका कहने का मतलब कि अगर सरकार इसको जो है एनफोर्स कराने में विफल रहती है, यानी सक्षम नहीं होती या फिर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो आप सरकार के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके, वहीं ऑन द सेम साइड अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है, फॉर एग्जांपल योर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वायलेटेड, अगर आपका आर्टिकल 19 वायलेट होता है, देन यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड से कि मेरा आर्टिकल 19 जो है वायलेट हुआ है। लेकिन इन द सेम केस और ऑन द डिफरेंट साइड कि डीपीएस के अंदर कैसा है कि अगर आप बोले कि मेरे को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए तो अब स्टैट्यूटरी लॉ बैकिंग है, बट फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई बैकिंग नहीं है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपके स्टेट में, आपके कंट्री में नहीं हो रहा है, देन यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड से कि हमारे स्टेट में हमारी जगह पे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो रहा है, बिकॉज डीपीएसपी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है डीपीएसपी के अंदर आता है, आर्टिकल 44, एंड डीपीएसपी बाय इट्स ट्रू नेचर आर नॉन जस्टिसिएबल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी क्या नहीं है? ऑप्शन ए टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। पब्लिक इलेक्शन में वोट करना ये अभी हमारे देश में जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, यस। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इज आइडल, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल नंबर 51 ए, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का जो आर्टिकल है, so option A is the correct answer। 20 who is the executive head of the state? now executive head, so executive हमारे स्टेट का, हमारे कंट्री का जो है प्रेसिडेंट होते हैं। all the decisions are taken on the name of president, लेकिन डिसीजन जो है इंप्लीमेंट कौन करता है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को हम बोलते हैं नॉमिनल हेड।
नॉमिनल हेड। लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड रियल सेंस में कौन है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। बिकॉज हम पता है कि हमारी कंट्री के अंदर सारी जो डिसीजन है, सारी जो लॉ मेकिंग प्रोसेस पार्लियामेंट से लेकर जो है रूलिंग पार्टी जो करती है, वो जो है लीड कौन करता है रूलिंग पार्टी को? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। एंड इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है सारे काम का करता रहता है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम ऑन पेपर देखें कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के जो है सारे सिग्नेचर जो है, सारे काम जो होते हैं प्रेसिडेंट के अंदर होते हैं, बिकॉज ही हैज टू साइन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ऑल द डिसीजंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज व्हाई ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। सो हमने जो है अपना जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली जो है उत्तराखंड कह रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम से जो है लिया हुआ है। एंड आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम में जो है प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। लेकिन उनका प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट में फर्क है। फर्क ये है कि उनका प्रेसिडेंट जो है हेरिडेटरी है, यानी कहने का मतलब उसी पर्टिकुलर क्यून से जो है क्यून मतलब रानी, ठीक है, वही सेलेक्ट होती रहेंगी और उनके जो है आने वाली पीढ़ियां जो है प्रेसिडेंट रहेंगी। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन के थ्रू जो है अपॉइंट होते हैं। तो ये डिफरेंस हमारे और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। तो ये प्रेसिडेंट का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारे एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होते हैं। 21, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? ऑप्शन बी, पार्लियामेंट के ऊपर पूरे का पूरा प्रोसीजर है कि आपको रेजोल्यूशन पास करना है, देन दिस नंबर ऑफ मेजोरिटी चाहिए, फिर अदर हाउस में होगा, तो वो सब कुछ आपको आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी इजी। 22, टू whom इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल? अब ये क्वेश्चन के अंदर जो है काफी स्टूडेंट्स ने जो मेरे को बोला था कि सर इसका जो है क्वेश्चन गलत है एंड इसका आंसर जो है लोकसभा होना चाहिए। यू आर वेरी करेक्ट। मैंने आप सभी को बोला कि लोकसभा इसका आंसर राइटली में जो है, अगर आपसे एक वन वर्ड पूछो कि हु इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, तो आपका जवाब होगा लोकसभा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखो, अब आपको इसमें लोकसभा कहीं नहीं दिखेगा। ऑप्शन ए इज पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसमें जो है लोकसभा कहीं नहीं दिख रहा। नाउ यू हैव टू चूज एन आंसर। ओके, आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है, राइटली सेंस में जो है ऑप्शन लोकसभा इसके अंदर होना चाहिए था, बट इट इज नॉट देयर। देन ऑल्सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज पीसीएस एग्जाम्स में दे डोंट आस्क फॉर द करेक्ट आंसर, दे से इट कि हमें जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी प्रेसिडेंट। हाउ? बिकॉज आपको पता है कि सारे के सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जो है डायरेक्टली जो है किसको जो है रिपोर्ट करते हैं? दे रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। दे रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इस सेंस में जो है प्रेसिडेंट को जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ द वर्किंग दैट मिनिस्टर डज, जो भी काम मिनिस्टर जो है काम करते हैं वो जो है किसके नाम पे करते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। और अपनी रिपोर्टिंग जो भी सारा काम है वो सारा काम जो है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो सो इन दिस मैनर यू कैन से कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? प्रेसिडेंट को, फॉर देयर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, फॉर देयर एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ओके, बट इन नॉर्मल सिनेरियो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ओके, बिकॉज लोकसभा ने जो है उनको चुन के जो है आगे भेजा है, इसलिए जो है लोकसभा को जो है वो रिप्रेजेंटेड जो है वो लोकसभा के हैं, और इसलिए जो है रिस्पॉन्सिबल वो लोकसभा को रहते हैं। और राज्यसभा का जो है कभी भी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लोकसभा के, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 23, a proclamation of emergency must be placed before the parliament for its approval within 1 month। फैक्चुअली सीधा पता है कि इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो उसको पार्लियामेंट जो है 1 महीने के अंदर जो है उसको अप्रूव करना होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24, हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है? दैट इज योर पार्लियामेंट। दैट इज योर पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट जो ने जो है लॉ बनाएगी एंड लॉ के हिसाब से जो है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है डिसाइड होगा, बिकॉज इट इज नो वेयर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखा है। सो इट इज द लॉ, एंड लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द। तो स्पीकर जो है लोकसभा के, यानी जो इस वक्त ओम बिरला है, अगर कल को उनको रेजिग्नेशन देना पड़े तो वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। रेजिग्नेशन क्या वो पीएम को देंगे? बिल्कुल नहीं। रेजिग्नेशन क्या वो प्रेसिडेंट को देंगे? बिल्कुल नहीं। वाइस प्रेसिडेंट को देंगे? नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द राइट आंसर। की डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो उसको रेजिग्नेशन लेटर जो है देते हैं। 26, which of the following standing committees of parliament has no MP from राज्यसभा? राज्यसभा से कोई भी MP इन पूरी कमिटीज में कौन सी ऐसी कमिटी है जहां पे राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एस्टिमेट कमेटी।
नाउ व्हाट डज एस्टिमेट कमिटी डू? एस्टिमेट कमिटी करती क्या है? एस्टिमेट कमिटी बेसिकली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खर्चे को जो है इस तरह से इवेल्युएट करती है, किस तरह से जो है गवर्नमेंट जो है खर्चा कर रही है। तो एस्टिमेट कमेटी का काम ये होता है, और इसके सारे के सारे मेंबर जो है लोकसभा से आते हैं। कहने का मतलब राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं आता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 27, अ कमिटी अपॉइंटेड इन 1977, ये करेक्शन थी क्वेश्चन पेपर में, 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय, ऑप्शन बी अशोक मेहता। सबने पता है, सबको पता है, जगत जगत में पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि पंचायती राज कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का, और वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। आज मेरे से लिखवा लो, पंचायती राज से पक्का क्वेश्चन आएगा पॉलिटी से। ओके, चाहे वो पंचायती राज हो या म्यूनसिपैलिटी, इन दो में से जरूर आना ही आना है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में से। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना है, सारी कमिटीज याद कर लेनी है। आगे की लेक्चर्स, आगे की टेस्ट सीरीज में मैंने जो है इसको पूरी तरह से रिवाइज करने की टॉपिक को मैंने कोशिश किया, और यहाँ से जो है मैंने काफी क्वेश्चंस दिए हैं। 28, अ कॉलेज स्टूडेंट्स, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉलेज स्टूडेंट डिजायर टू गेट इलेक्टेड टू द म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ ए सिटी। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल में जो है वो इलेक्ट होना चाहता है एक कॉलेज का स्टूडेंट। द वैलिडिटी ऑफ हिज नॉमिनेशन वुड डिपेंड ऑन इंपॉर्टेंट कंडीशन अमंग अदर्स दैट। कहने का मतलब कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पे वो जो है इलेक्शन लड़ सकता है। ऑप्शन ए, ही ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ हिज कॉलेज, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ही इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैन आल्सो, his name figures in voter list, he files a declaration owing allegiance to the constitution of India। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम नहीं है, तो आप जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बेसिक क्राइटेरिया आपको क्या होती है कि आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम होना चाहिए। अगर आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम है तो आप एलिजिबल हो कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ, और सारी क्राइटेरियाज भी है। फॉर एग्जांपल, आपको पर्टिकुलर वोट्स होने चाहिए, आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो सब जो है बात की है। लेकिन अगर आपकी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो आप आगे के जो चेक्स हैं वो जो आपकी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो बेसिक जो चीज होती है कि आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन। 29, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर योर डीपीएसपी। आर्टिकल 40 जो है बात करता है पंचायत की, एंड आर्टिकल 40 जो है कम्स अंडर डीपीएसपी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एट दी विलेज, ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 लेवल पे जो है पंचायती राज जो है ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जहाँ पे विलेज में आपके प्रधान होते हैं, ब्लॉक लेवल पे जो है, ये ब्लॉक्स नहीं है, ब्लॉक है, मिस प्रिंटिंग थी ये, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत, जिला परिषद, तो है आपके तीनों लेवल पे जो आपकी पंचायत जो है परफॉर्म करती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 31, बाय विच एक्ट वाज द पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? पहली बार जो है कौन से एक्ट के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो जो है कौन से एक्ट से जो है एस्टैब्लिश हुआ था? आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जो है एस्टैब्लिश हुआ था। एंड 1935 में बेसिकली क्या हुआ था कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी जो है मेंशन हो चुका था, और सेंट्रल के लिए जो अलग से होगा, स्टेट के लिए अलग से होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से हुआ था। लेकिन पहली बार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कहाँ पे कही गई थी? 1919 के अंदर, एक्ट के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और 1935 के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कही गई थी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की थी, यहाँ पे जो है पब्लिक सर्विस कमीशन एज अ होल की बात की गई थी। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग है। तो पहली बार मेंशन 1919 में हुआ था, यही जो हमारा क्वेश्चन पूछता है। 32, पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इज डराइव फ्रॉम। वेरी इजी क्वेश्चन। पर कैपिटा इनकम जो है किस तरह से ड्राइव करते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेशनल इनकम को आपकी कंट्री की पॉपुलेशन से अगर आप जो है डिवाइड कर दोगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब जो है स्टेट एंड सेंटर बोथ कैन फ्रेम लॉज ऑन दिस। लेकिन अगर जो है इन दोनों के जो है लॉ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो हमारा वैलिडेट करेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है। 34, द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया इज। ये 2011 के सेंसस के क्वेश्चन पूछा गया है। सेंसस से जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो सेंसस का जो है डेटा जो है आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन डी 27.80 इज द राइट आंसर। ये आपकी अर्बन पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन में से। 35, सुंदरबंस ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। सुंदरबंस में आपको पता है मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है बहुत फेमस है। तो इसका आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था ही नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which one of the following is the highest gravity dam? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम आपका पता है भागरा डैम है, ज्योग्राफी में है। इसका जो पूछा गया है, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, नॉट अ डिफिकल्ट वन। हाइडल पावर पोटेंशियल इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ
वेस्ट फ्लोइंग साउथ इंडिया रिवर, साउथ इंडिया में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनकी जो हाईएस्ट पोटेंशियल होती है हाइडल पावर की अगर बात करें, तो अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, नथिंग conceptual in this. 38 इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड एज, अगर हम देखें कि इंडियन एग्रीकल्चर की किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है, लैंड सरप्लस, लेबर स्केयर, बिल्कुल भी नहीं, लेबर तो हमारे पास बहुत है, लैंड सरप्लस, लेबर सरप्लस नहीं, लैंड हमारे पास नहीं है, लैंड स्केयर, लेबर सरप्लस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कि कहने का मतलब लैंड बहुत कम है लेकिन उसके ऊपर जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर, किसी ना किसी लेक्चर में तो आपको बताया था कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बेसिकली सेम लैंड पे अगर सिर्फ दो बंदों की जरूरत है कि दो बंदे इस लैंड को, पर्टिकुलर लैंड को जो है आराम से जो है इस पे फार्मिंग कर सकते हैं, बट इंडिया में क्या होता है कि दो की जगह जो है इस पे जो है 6 आदमी जो है फार्मिंग करते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब कि जो काम 2 आदमी कर सकते थे उसमें उस काम को, उस पर्टिकुलर सेम काम को जो है 6 आदमी करते हैं, तो इसमें जो है 4 आदमी फालतू जो है एम्प्लॉयमेंट लेके बैठे हैं, तो इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारे इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन एग्रीकल्चर का टू बी प्रिसाइज एक बहुत बड़ा फीचर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सपैंड द टर्म लिबोर, लिबोर की फुल फॉर्म बतानी थी आपको, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। बेसिकली क्या है लिबोर, क्या है यहाँ पे जो है आपके इंटरेस्ट रेट जो है आपके इंटरेस्ट रेट जो है आपके सेट होते हैं कि किस तरह से आपकी इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट होने चाहिए या फिर होंगे, ठीक है, लंदन के अंदर है। और ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन अगर आपको चाहिए वो आपको लिबोर प्रोवाइड करेगा। सबसे सस्ते जो है लोन्स यहाँ से आपको मिल सकते हैं, और इसी की तर्ज पे हमारे इंडिया के अंदर भी है, वो है मिबोर, मुंबई में कुछ करके ऐसे नाम है, ठीक है, तो हमारे इंडिया के अंदर भी है और यहाँ से हम फॉलो करते हैं अपने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन के लिए। 40 गिल्ट एज्ड मार्केट मींस, गिल्ट एज का मतलब क्या होता है, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाइंग एंड सेलिंग जो करते हैं उसको मार्केट को बोलते हैं अपन गिल्ट एज्ड मार्केट। वेरी फैक्चुअल, नो नथिंग कंसेप्चुअल। कंसिडर द फॉलोइंग, करेंसी विद द पब्लिक, जनता के पास पैसा, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब एफडीज होता है आपका मतलब, ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब तो आपको पता ही है, टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है एफडी, 5 साल की, 1 साल की, 3 साल की जो एफडीज आप कराते हो उसको आप टाइम डिपॉजिट्स बोलते हो, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि M3 जो कॉन्सेप्ट है, आप इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है, पढ़ी होगी तो वहां पे हमने देखा होगी कि M1, M2, M3, तो इस तरह से जो है मनी सप्लाई की क्लासिफिकेशन की गई है। तो ये आपसे पूछा कि ये तीनों जो है कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। सो इट इज अ ब्रॉड मनी, क्योंकि जो है इसके अंदर सब कुछ आ चुका है, तो ब्रॉड मनी आपको पता ही है, 1 2 3 इसका आंसर है, सब कुछ आ जाता है ब्रॉड मनी के अंदर, ओके। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इफ द कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर जो है आरबीआई जो है कम कर देता है, कम का मतलब फॉर एग्जांपल अभी जो है सीआरआर आपका 4% के आसपास चल रहा है और आरबीआई डिसाइड करता है कि ये जो है हम और कम कर देते हैं 3.5%। तो बेसिकली आपको सबसे पहले बता दूं, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या होता है कि इस रेट पे जो है बैंक्स जो है लोन लेते हैं, बैंक्स जो है लोन लेते हैं किससे, आरबीआई से। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है प्रेजेंट रेपो रेट जो है हमारा 4%, आई थिंक 4% चल रहा है, तो बैंक्स जो है आरबीआई से 4% के ब्याज से पैसे लेते हैं, ठीक है। तो आरबीआई, इस क्वेश्चन पूछा कि आरबीआई अगर सीआरआर के रेट को कम कर दे तो उसका क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इंपैक्ट होगा, यानी जो बैंक्स लोन दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, उस पर क्या इंपैक्ट होगा। तो हम इस अपने केस में देख लेते हैं कि 4% से अगर इसको 3.5% कर देते हैं, तो कहने का मतलब बैंक्स को और सस्ते जो है ब्याज दरों पर आरबीआई से पैसा मिल रहा है, यानी बैंक्स के लिए लोन लेना और सस्ता हो चुका है। तो कहने का मतलब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज कम दाम पे जो है पैसा अवेलेबल होगा, तो इकोनॉमी में लोग जो है लोन लेने की जो इच्छा रखेंगे। जो आज की डेट में एजुकेशन लोन, फॉर एग्जांपल कोई भी लोन अगर 10% में मिल रहा है और वही लोन कल को 8% में मिलने लगे, तो इस लोन को जो है लेने के लिए जो लोग होंगे वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दिस। तो कहने का मतलब यही, अगर सीआरआर कम हो जाता है तो लोन की डिमांड जो है बढ़ जाएगी। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Recommendation to the President of India on the specific union state fiscal relations are made by, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन जो है प्रेसिडेंट को जो है स्टेट फिस्कल रिलेशंस के ऊपर जो है रिकमेंडेशन देती है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी, जहाँ पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दी कि लास्ट बारी जब सेंट्रल और स्टेट का जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो 41% पे डिवाइड हुआ था डिविजिबल पूल,
42% पे सॉरी, और इस बार जो है 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% पे उसको सेट किया है, 1% जो है कम कर दिया बिकॉज ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी बनी है उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो 15 फाइनेंस कमीशन ने जो अभी रिकमेंडेशन दी थी, और इसका आंसर जो है फाइनेंस कमीशन है। तो 43 का ऑप्शन डी। 44, इफ इंटरेस्ट पेमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। अब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए प्राइमरी डेफिसिट, ये मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे क्लास में ही बताया था कि प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है। तो दोबारा बताता हूँ, प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट होता है बेसिकली, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट इज योर बेसिकली टोटल बोरोइंग्स, कि आपने कितनी जो है बोरोइंग्स की हुई है, टोटल बोरोइंग्स। अगर आप इस टोटल बोरोइंग्स में से, इस पूरी टोटल बोरोइंग्स में से ये आपने टोटल बोरिंग्स ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज जो है बोरो किए, लेकिन 100 रुपीज के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए जो है पैसे जो है बोरो किए, किसके लिए? अपने जो पुराने जो लोन्स आपने लिए हुए हैं उसकी ब्याज देने के लिए, यानी उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स को देने के लिए 10 रुपए आपने लोन यहाँ से लिए। ठीक है, तो टोटल आपने 100 रुपीज लिए। आउट ऑफ 100 रुपीज यू हैव टेकन 10 रुपीज फॉर पेइंग योर इंटरेस्ट, जो आपने लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट आपको देना है, उसमें आपको 10 रुपये आपने उसके लिए लिए। लेकिन आप इफेक्टिव देखो कि आप 100 में से आप 10 तो आपने ऐसे ही माइनस कर दिया बिकॉज 10 तो आपने ब्याज का ही दे दिया, तो इफेक्टिवली आपने पैसे कितने लिए? 90। ये जो 90 फिगर है ये आपका होता है प्राइमरी डेफिसिट, कि जो एक्चुअल में हमने डेफिसिट लिया काम काज करने के लिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर करने के लिए, ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, तो इफेक्टिव अगर आप देखें तो वो 90 रुपीज है, बिकॉज 10 रुपए तो आपने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ही आपने लोन लिया था, तो इसलिए जो है इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। वेरी सिंपल, इससे सिंपल मैं नहीं समझा सकता था, वेरी सिंपल मैं आपको समझा दिया प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। एंड फिजिकल डेफिसिट आपका टोटल बोरिंग्स आपने कितनी की है उसको आप फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जो है पब्लिश करता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, वेरी इजी, नथिंग कंसेप्चुअल इन दिस। 46, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी हो सकता है अगर आपने डे टाइम नहीं पढ़ा है, स्टैंडर्ड टाइम नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर। द टाइम एट कायरो, कायरो, पहली बात इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहिए कि कायरो जो है कहाँ पे है। तो कायरो जो है इजिप्ट की राजधानी है, इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर है। 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच, तो आपको पता है कि इंटरनेशनल जो आपका मेरिडियन है वो ग्रीनविच पे जो है लाइन जो है बनी हुई है। ठीक है, इसके अगर आप ईस्ट जाओगे तो आप टाइम को जो है गेन करोगे, और इसके अगर वेस्ट जाओगे तो टाइम को आप लूज करोगे। ठीक है, तो 2 आवर्स अहेड है यानी यहाँ पे होगा, तो जो है आपको मैंने बताया कि ईस्ट के साइड ही जाके आपको टाइम जो है गेन हो सकता है, तो जो भी आपके ऑप्शन वेस्ट की तरफ है वो आप एलिमिनेट कर दो। ये ओके, बचे आपके 28 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री ईस्ट। अब आप इसको आराम से जो है बी मार्क कर सकते हो बिकॉज ये मैथ्स का पेपर नहीं है। 28 डिग्री 30 के अंदर वो नहीं खेलेंगे राउंड ऑफ फिगर, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको आप इस तरह से इसको क्वेश्चन को जो आराम से कर सकते थे। 47, कंटिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ, कंटिनेंट जो है ड्रिफ्ट कर गया यानी जो मूव किया उसका कारण क्या है? वॉल्केनिक इरप्शंस? बिल्कुल नहीं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज? बिल्कुल। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ रॉक्स? कैन बी ऑल ऑफ द अबव, बट इसके अंदर वॉल्केनिक एरप्शन आ चुका है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी टेक्टोनिक एक्टिविटीज, जो हमारी प्लेट्स जो है मूव करती हैं उसके कारण जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव किए हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोकोस प्लेट्स लाइट बिटवीन, कोकोस प्लेट कहाँ राइज करती हैं? ठीक है, ये प्लेट है, फैक्चुअल है, ऑप्शन ए सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया, सबसे बड़ा लेक कौन सा है एरिया के अंदर? वैसे तो कैस्पियन सी है, बट यहाँ पे कैस्पियन सी ऑप्शन में नहीं है। सबसे बड़ा है आपका सुपीरियर, उसके बाद आता है आपका विक्टोरिया, उसके बाद आता है आपका बाइकल एंड ग्रेट बियर। सो 4 3 2 1, फोर, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 3 2 1, सुपीरियर, विक्टोरिया, बाइकल, ग्रेट बियर, तो ये आपके लेक्स हैं ऑर्डर में। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर करो इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया, सबसे बड़ा एरिया के वाइज जो है सुपीरियर लेक है, और इनमें सबसे छोटा जो है ग्रेट बियर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट की बात कर रहे हैं कि जो है लैब्राडोर करंट जो है उसके साथ कौन सा ओशन करंट मिक्स होता है? आपने आई होप ओशन करंट जो है सारे किए होंगे, उनके नाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में जो है पेपर में जो आराम से पूछ लेते हैं। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्लोरिडा करंट। कैनरीज करंट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में जो है फ्लो करता है। बेंगोला करंट साउथ अफ्रीका के
वेस्ट साइड पे फ्लो करता है, और कैलिफोर्निया जो है आपका जो अमेरिका का वेस्ट पार्ट है वहां पे जो है फ्लो करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्लोरिडा करंट। लैब्राडोर करंट बहुत फेमस करंट है, ये तो आपने एटलीस्ट पता ही होना चाहिए फ्लोरिडा लैब्राडोर करंट होता कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड पे है, और ये जो है एक कोल्ड करंट है, ठीक है। आप इसको मैप पे भी दे सकते हैं। सैलिनिटी इन ओशियन वाटर डिक्रीजेस, मतलब कहने का मतलब जो ओशियन वाटर है उसका खारापन जो है डिक्रीज होता है, किसके कारण? इवेपोरेशन इज मोर, इवेपोरेशन से खारापन जो है कम होता है, बिल्कुल होता है। विंड वेलोसिटी इज हाई, इससे कोई मतलब नहीं है। रेनफॉल इज हैवी, बिल्कुल। ह्यूमिडिटी इज हाई, इससे कोई मतलब नहीं। आप जो है दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इवेपोरेशन से भी जो है सैलिनिटी कम होती है, और रेनफॉल से भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे होती है? दैट इज रेनफॉल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज रेनफॉल में जो है फ्रेश वाटर ऐड हो जाता है ओशियन वाटर में, एंड इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू रेन, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द कॉन्टिनेंट हैविंग लार्जेस्ट एरिया इन इक्वेटोरियल बेल्ट, इट इज द साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका का सबसे ज्यादा पोर्शन जो है इक्वेटोरियल बेल्ट के अंदर है, तो ऑप्शन बी। मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। 54 हॉर्स लैटिट्यूड लाई, हॉर्स लैटिट्यूड जो है कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज ऑन दी विसिनिटी ऑफ 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ, 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ। नाउ आपको पता है कि ये जो जोन है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। जो आपका इक्वेटर से जो है लो प्रेशर बनता है वो यहाँ पे आके जो है जो है आपका वो बोलते हैं ना डाइवर्ज होता है, यहाँ पे आके डाइवर्ज होता है सब ट्रॉपिकल बेल्ट पे 30 डिग्री पे। इसको आप हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हो, बिकॉज यहाँ पे विंड्स जो है बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। तो पहले के जमाने में जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यहाँ पे जो इस पोजीशन पे आ गए, यहाँ पे जब वो उनकी बोट्स आती थी, उनके शिप्स आते थे, तो इन ऑर्डर टू लूज द वेट ऑफ द शिप, उस शिप का जो है वेट को कम करने के लिए जो घोड़े लेके आते थे एशिया से, उसको जो है वो समुद्र के अंदर फेंक देते थे, ठीक है। सो दैट आपकी जो बोट है, आपका जो शिप है वो हल्का हो जाए, और अगर बोट हल्का होगा तो वो अच्छे से मूव कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 55 troposphere is the hottest part of the atmosphere because it is closest to the sun, wrong. Heat is generated in it, wrong. It is heated by the earth surface, right. बिकॉज आपको पता है कि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ का एटमोसफेयर है, हमें जो गर्मी मिलती है वो मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ये सन है, तो ये सनलाइट आती है, ये यहाँ पे टेरेस्ट्रियल मतलब हमारी जो ग्राउंड सरफेस पे टच करती है। सो जब ये यहाँ से लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो ये जो एटमॉस्फेयर आसपास का है, ये यहाँ से जब आ रही है लाइट तब गर्म नहीं होता है, ये गर्म तब होता है जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस जाती है। तो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस जाती हैं तभी हमारा एटमॉस्फेयर जो है गर्म ठंडा होता है। तो कहने का मतलब जब भी तो कहने का मतलब ट्रोपोस्फेयर सबसे हॉटेस्ट इसलिए होता है क्योंकि ये जमीन के सबसे पास है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इस तरह से जो लेयर्स बनी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हॉटेस्ट कौन सा होगा? ट्रोपोस्फेयर, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये लैंड सरफेस के सबसे पास होता है, अर्थ सरफेस के सबसे पास होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थंडरस्टॉर्म्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम, थंडरस्टॉर्म्स जो है कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? इट ओरिजिनेट फ्रॉम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अगेन अ वेरी बेसिक चीज, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, फैक्ट है। 57 which of the following statements are known about El Nino and La Nino? ला नीनो एल नीनो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ज्योग्राफी के अंदर, आपको इसको जो है अच्छे से करना है बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इट इज अ पीरियोडिक चेंज इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशन ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन, बिल्कुल करेक्ट। इट इज डिफाइंड इन द एटमॉस्फेयर बाय द साइन ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ताहिती एंड डार्विन ऑस्ट्रेलिया एंड इन द ओशन बाय वार्मिंग और कूलिंग ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ट्रॉपिकल। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी एल नीनो इज द वार्म फेज एंड ला नीना इज द कोल्ड फेज, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसके जो है सभी स्टेटमेंट सही हैं, आप जो है इसको रीड कर सकते हो। 58 चिनूक इज अ डैश विंड। चिनूक क्या है? बेसिकली हमें पता है विंड है, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज लोकल विंड्स के जो नाम है वो कंफ्यूजिंग है, बिकॉज कोई एशिया के अंदर है, कोई आपकी यूरोप की कंट्रीज के अंदर है, कोई अमेरिका के अंदर है। बट चिनूक से आप इसको इस तरह से याद करना कि चिनूक के नाम से जो है हमने 2 साल पहले हेलीकॉप्टर जो है इम्पोर्ट किए थे यूएसए से। मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ है बिकॉज वी इम्पोर्टेड चिनूक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूएसए, और यूएसए इसमें देखो कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन सी वार्मर इन नॉर्थ अमेरिका। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक वार्मर विंड है,
ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है कि कोल्ड विंड इन नॉर्थ अमेरिका, तब आप जो है ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे हेलीकॉप्टर वाला। लेकिन आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि वार्मर विंड है, ये गर्म हवा है। इस तरह से आप जो है चिन्हों को हेलीकॉप्टर से रिलेट करके जो है नॉर्थ अमेरिका आंसर जो है ला सकते हो। 59, द वेस्टर्लीज हैव देयर ओरिजिन इन दी। तो वेस्टर्लीज विंड सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा, वेरी इजी, सब ट्रॉपिकल हाई के अंदर होता है, वेरी इजी, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था ही नहीं है। 60, एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि इक्वेटोरियल में सबसे ज्यादा बारिश है, बिकॉज वहाँ पे जो है सन के सबसे पास है, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये सब आपको पता ही है, सारी चेन एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 61, एटाकामा डेजर्ट कवर्स, एटाकामा डेजर्ट जो है कहाँ पे है, कोस्टल रीजन ऑफ पेरू एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ चीली। ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज क्वेश्चन है, वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल, वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन आपको पता है एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, तो ये तो नहीं हो सकता, लिग्नाइट भी, पीट भी, सिडराइट, ये जो है कोल की कोई भी फॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन बी सैंटोस, सैंटोस एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री के अंदर जो एरिया है ये जो है कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोले जाता है, तो अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। 64, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, अब मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये आ सकता है, और रशियन का जो, रशिया यूक्रेन का जो हिसाब चल रहा है, ठीक है, लड़ाई चल रही है, इसका मैप तो आपको ध्यान से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल आ सकता है, ज्योग्राफिकल वाइज देखें, वहाँ के जो आसपास के सी हैं, आसपास की जो कंट्रीज है वो आपको देखनी है। अगेन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा ज्योग्राफिकल लोकेशन की, जो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको वहां से कवर करा दूंगा। अगेन इसको मैप पे देख लेते हैं, ये आप मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये देखो आप, ये आपका मेडिटेरियन सी है, ये आपका ब्लैक सी है, और आपका टर्की ये रहा, तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन टर्की, मेडिटेरियन सी के बीच में जो है टर्की बसा हुआ है, तो ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, वेरी फैक्चुअल, कार्डामोम हिल्स जो है सबसे सदर्न मोस्ट हिल्स है। 66, विच ऑफ द हाईएस्ट पीक, अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सैडल पीक, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। The Andaman group of island and the Nicobar group of islands are separated by which of the following, ये दोनों जो है कौन सी लैटिट्यूड से जो है सेपरेट होते हैं, तो इट इज द 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो दोनों को सेपरेट करता है, अंडमान एंड निकोबार को। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन, अब इस पे जो है बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत बच्चों ने जो है बहुत जो है इस पे डिबेट की कि इसका आंसर जो ऑप्शन बी इंडियन बांग्लादेश होना चाहिए, बट इसका राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंडियन पाकिस्तान। रीजन बीइंग कि जब रेड क्लिफ लाइन 1949 में जो है ड्रॉ कर रही थी बाउंड्री, उस वक्त जो है बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसको जो है ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आपके सामने चार ऑप्शन है, अगेन आई सेड कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है चूज करना होता है। अब आप इसमें जो है आपके पास आप फॉर एग्जांपल यू इमेजिन योरसेल्फ कि आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एंड आप कंफ्यूज हो कि यार इसका आंसर तो इंडिया बांग्लादेश भी हो सकता है और इंडिया पाकिस्तान भी हो सकता है, but the most appropriate answer for this question will be option C Indian Pakistan, because at the time of the boundary agreement उस वक्त जो है बांग्लादेश was part of the Pakistan and it was known as East Pakistan, that is why option C is the correct answer for this question. 69, which of the states of India has the longest coastline, again a very easy question, factual one, option D Gujarat has the longest coastline in India. 70, which one among the following is not a biosphere reserve, इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी काजीरंगा इज द राइट आंसर, काजीरंगा इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, अदर थ्री आर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को, अब इनमें से आपको बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज जो है इसमें से कौन से पार्क्स को कर रखा है, सो ऑप्शन, ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है इसको नहीं किया हुआ है, 1 2 3 को किया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 2 3 ओनली, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। 72, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मिनरल्स के नाम दिए गए हैं और सामने स्टेट्स के नाम है, आपको बताना है कि ये मिनरल कहाँ किसके साथ जाता है, तो मैग्नेसाइट मैंने आपको मिनरल्स क्लास में बताया था कि उत्तराखंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नेसाइट, तो आप इसको हैप्पीली जो है इसको आराम से कर सकते हो मैच, तो आपका डी का तो हो गया वन, तो डी का वन हो गया, मतलब ये दो एलिमिनेट हो चुके हैं, आपके बचे दो। और आप सबसे फेमस इसमें एक जिप्सम भी है, जिप्सम जो है राजस्थान के साथ मैच करा दो, तो बी का हो गया थ्री, बी का थ्री यहाँ पे एक के साथ है, तो कहने का मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी आपको पता है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इसमें दो भी पता है ना
तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। मैग्नीसाइट तो आपको पता ही होना चाहिए बिकॉज उत्तराखंड के अंदर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा स्टेट। एंड जिप्सम अगेन राजस्थान। तो मिनरल्स आपको इस वे में करने हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, तो 72 का आंसर इज डी। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। एंथ्रोपोजेनिक मतलब, कहने का मतलब एंथ्रो का मतलब होता है जो मैन मेड हो। तो मैन मेड इनमें से क्या दिख रहा है? फ्रेश वाटर इज नेचुरल, ग्रास लैंड इज नेचुरल, रेन फॉरेस्ट इज नेचुरल, क्रॉप लैंड जो हम क्रॉप लगाते हैं दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। करंट अफेयर क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन जामनगर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज ये जो है इक्वेटर के पास होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 76, which of the following is an artificial ecosystem? लेक इज a natural, grassland भी natural, forest भी natural, लेकिन जो राइस की आप खेती करते हो दैट इज एन आर्टिफिशियल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 77, इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 2030। ये हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि जो हमने हम जो जो बैरन लैंड है, जो बंजर जमीन है, उसको जो है हमें उपजाऊ करना है। तो इस तरह का जो हम लैंड डिग्रेडेशन का जो हो रहा है वो हम रोक सकेंगे। तो 2030 तक जो है हमें न्यूट्रल होना है। कहने का मतलब जितना भी हमारा लैंड डिग्रेडेड है उसको जो है हमें इक्वल करना है किसके साथ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब लैंड जो यूजफुल हो जाएगा वो। तो इस तरह से लैंड डिग्रेडेशन का न्यूट्रलिटी करने का जो इंडिया का प्रोग्राम है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 78, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ द रूट्स। पल्सेस, आपको पता है कि पल्सेस से जो है सॉइल फर्टिलिटी बता रहा था आपको, सॉइल फर्टिलिटी तो फर्टाइल करने का सॉइल, ठीक है, वो प्लान है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पल्सेस, पता है दालें जो होती है वो न्यूट्रिएंट, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट होती हैं उसको रिकवर करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 79, तुलसी प्लांट हैज medicinal values due to the phenols and flavonoids. Now साइंस का थोड़े क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड आई एम नॉट दैट गुड एट साइंस। बहुत बेसिक साइंस आती है मेरे को और ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, तो फिनॉल्स एंड फ्लावोनॉइड इसका आंसर है। इसको आपको रटना पड़ेगा या फिर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें आपको अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं दे पाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 80, which among the following was the first 100% organic state? सिक्किम, वेरी इजी, हमें पता है। इंडियाज फर्स्ट आर्म न्यूक्लियर सबमरीन, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है वैसे तो, आइरस अरिहंत इज द राइट आंसर फॉर दिस। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? ऑप्शन ए रवनीत सिंह इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ उत्तरकाशी? उत्तरकाशी का जो है प्राचीन नाम क्या है? दैट इज योर बाराहाट। बाराहाट इज द आंसर। अगेन अ स्टैटिक पार्ट ऑफ योर उत्तराखंड जीके। रशिया हैज स्टार्टेड इट्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट विद नेशंस। अब आपको इसको नहीं बताना, आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड के यूज करके जो इसको आंसर ला सकते हो। रशिया जो है कभी भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है इसमें पूछा है कि किसके साथ वो शुरू कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, तो इट विल नेवर डू इट विद यूएसए बिकॉज ये दोनों तो दुश्मन है। जापान अगेन ये अलाई है यूएसए का, तो ये भी इसके साथ नहीं करेगा। इंडिया के साथ किया होता तो आपको पता ही लग जाता। तो ऑप्शन ए रशिया एंड चाइना का आपको पता है रिलेशंस कितने अच्छे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु रोट द बुक ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स? अब वैली ऑफ फ्लावर्स जब मैं उत्तराखंड जी के आपको पढ़ा रहा था तो मैंने इनका नाम लिया था फ्रैंक स्मिथ एस स्मिथ्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने जो है इसकी खोज की थी वैली ऑफ फ्लावर्स की। 86, द ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट, इसमें पूछा कि कौन सी कंट्री जो है ब्रिक्स चेयर करती है 2021 में? तो इंडिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2021 में जो है ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो है इंडिया के पास थी। 87, the National Digital Financial Infrastructure (NADI) is the next generation digital financial infrastructure being built by body. ये इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजी ये जो है इसको बिल्ड कर रही है नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को। करंट अफेयर क्वेश्चन है, नथिंग मच इन दिस। द सुपर कंप्यूटर नेम सिमोर्ग हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये सिमोर्ग नाम का जो सुपर कंप्यूटर वो किस कंट्री ने बनाया है? ऑप्शन बी ईरान इज द राइट आंसर। ईरान ने जो है इसको बनाया है। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। वेयर इज द ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम लाइक खाप खाप प्रिवलेंट इन उत्तराखंड? की खाप पंचायत वाला जो सिस्टम होता है वो उत्तराखंड के अंदर कहाँ पे है? दैट इज ऑप्शन डी जौनपुर के अंदर है। हु इज नोन एज कुमाऊं केसरी? ये सब मैं आपको उत्तराखंड हिस्ट्री क्लासेस में करा चुका हूँ। आपको मैंने साफ साफ बताया था कि बद्रीदत्त पांडे इज ऑल्सो नोन एज कुमाऊं केसरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020? इसका आंसर सलमान रुशीद। अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन है। When did UP government constitute Uttarakhand पर्वतीय विकास परिषद? Now, when I was teaching you उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट, तब मैंने आपको इसका मेंशन किया था। तो 1970 में जो एस्टेब्लिश किया गया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which state has launched the Ankur scheme to encourage citizens for planting trees during monsoon? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश ने जो स्कीम चलाई थी जहां पे वो सिटीजन्स को ज्यादा से ज्यादा जो है प्लांटेशन करने के लिए जो है जागरूक कर रही है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? रवि शास्त्री की किताब है, ये उन्होंने लिखी थी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 95 पीएम मोदी हैज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द 100 किसान रेल। अब ये कौन से दो स्टेट्स के बीच में चलाई है, ये आपको बताना है। तो तमिलनाडु, सॉरी, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, ये दो स्टेट्स है जिसके बीच में जो है किसान रेल चलेगी। बेसिकली किसान रेल बेसिकली क्या है, कोल्ड चेन की जो कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटी देती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी महाराष्ट्र के फार्मर्स ने जो है टमाटोज जो है ग्रो करे हैं, और टमाटोज आपको पता है कि पेरिशेबल गुड है, यानी एक से दो या दो से तीन दिन में जो है अंदर खराब हो जाते हैं अगर उसको सही टेक केयर ना करो। तो किसान रेल एक तरह से जो है कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है कि अगर महाराष्ट्र के फार्मर को वेस्ट बंगाल में अपनी मार्केट लगानी है, या फिर मार्केट जो है वेस्ट बंगाल में अपने टमाटर बेचने हैं, तो वो किसान रेल की जो है हेल्प ले सकता है। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ किसान रेल, ये आपकी कोल्ड स्टोरेज में हेल्प करेगी। ठीक है। 96, आरबीआई हैज एक्सक्लूडेड लक्ष्मी विलास बैंक फ्रॉम द सेकंड शेड्यूल। आपको बताना है कि लक्ष्मी विलास बैंक का किसके साथ मर्जर किया गया था। आपने सुना ही होगा 2020 में जो है फ्रॉड हुआ था ये लक्ष्मी विलास बैंक में। ठीक है, इसमें इरेगुलरिटीज देखी गई थी। अब इसको जो है आरबीआई ने मर्ज कर दिया है। ये किसके साथ किया है? दैट इज योर डीबीएस बैंक। ये आपका सिंगापुर का बैंक है, डिजिटल बैंक ऑफ सिंगापुर, आई गेस दिस इज द फुल फॉर्म। डीबीएस बैंक के साथ मर्ज किया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which film has won the Best Picture at the 93rd Academy Award of Oscars? 2021 में जो सबसे बेस्ट मूवी किसको मिली है? दैट इज योर नोमैडलैंड, ऑप्शन सी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग 142 रही थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इटली हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन इंडिया विच स्टेट? गुजरात इज द आंसर। गुजरात में जो है पहला मेगा फूड पार्क का जो है इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन? जो गगनयान है, इसमें किसके कंट्री के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है? तो ऑप्शन डी फ्रांस इज द राइट आंसर। ओके, गगनयान जो 2024 में जाने वाला था। ओके, तो ये जो है इसके साथ फ्रांस के साथ टाइप किया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिमालय की यात्रा? अब ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन सी काका साहिब कालेलकर। अगेन वेरी फैक्चुअल, नथिंग कॉन्सेप्चुअल इन दिस। व्हेन वाज द कुमाऊं रेजिमेंट फॉर्म्ड? 1942 इज द राइट आंसर। हरि सिंह थापा जो है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था बेसिकली, इसको जो मैंने बैकवर्ड लिंकेज करके किया है। तो ऑप्शन बी बॉक्सिंग इज द राइट आंसर, बॉक्सिंग से जो है रिलेटेड है। 104, व्हाट वाज द वोटिंग परसेंटेज इन उत्तराखंड इन 19 लोकसभा इलेक्शंस? दैट इज, आप देख लो 58 60 की लाइन में थी कुछ, तो आपको ऑप्शन सी यहाँ से मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। द फर्स्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कुमाऊं फॉर द चिल्ड्रन? ये सेलिब्रेट हमने कल ही बनाया था, यानी 14 मार्च को जो हमने बनाया था फेस्टिवल। एंड द आंसर इज ए घुंघटिया। घुंघटिया जो है फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट होता है कुमाऊं के अंदर बच्चों में। ठीक है, जहाँ पे पुष्प जो है बांटे जाते हैं, एंड दे सेलिब्रेट इन देयर वेरी ओन कल्चर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टोटल एरिया ऑफ उत्तराखंड, एरिया बताना है। अब इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं उत्तराखंड के अंदर कि एकदम से बता दो कि कितना एरिया है उत्तराखंड के अंदर, मतलब पूरा फैक्चुअल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको मैंने बताया था कि एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड जीके सीरीज, अगर आपने मेरे साथ की है तो वहां पे मैंने ये सब जो है डिस्कशन किया है कि आपको किस टॉपिक से किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाज द बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक? अब डिजास्टर से भी एक आपका अलग से टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, तो वहां से ये क्वेश्चन है। ऑप्शन डी उत्तरकाशी 1991, जहाँ पे 6 समथिंग का आपका रिक्टर स्केल का अगर आप देखो तो इतने का जो है यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। बहुत मेजर वन था, एंड बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था। तो सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो है हमारे उत्तरकाशी 1991 में आया था। 108, what was the name of the leader of Uttarakhand who died of hunger strike when he was in jail? उत्तराखंड जी की आपने मेरे साथ की हुई है,
मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि श्रीदेव सुमन जो है हंगर स्ट्राइक पे गए थे बिकॉज ऑफ प्रजामंडल रेवोल्यूशन दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन, ठीक है। और इसके लिए जो है उनको जेल जाना पड़ा और उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की, जिसकी वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन विच लैंग्वेज जागवाल फिल्म ऑफ उत्तराखंड वाज मेड? करंट अफेयर्स की सीरीज में मैंने आपको ये कराया था। ऑप्शन बी गढ़वाली इज द राइट आंसर। द फेमस नेम एसोसिएटेड विद ड्राइंग एंड पेंटिंग? अगेन उत्तराखंड जीके की सीरीज में मैंने ये पर्सनालिटी का नाम लिया था, मेंशन किया था उनका कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी मोलाराम इज द राइट आंसर। इन विच प्लेस इज द थारू शेड्यूल ट्राइब लिव्स मोस्टली? अगेन शेड्यूल ट्राइब्स मैंने जो आपको कराया था वहां पे भी मैंने आपको मेंशन किया था कि ये ट्राइब सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, कहाँ पे जो है इसके लोग रहते हैं। ऑप्शन बी उधम सिंह नगर इज द राइट आंसर। एंड थारू इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन उत्तराखंड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है थारू ट्राइब की है, ये भी आपको याद रखना है। 112 in which year Congress was established? Again, this question was also covered in my Uttarakhand history classes. Option D is the right answer. 1912 is the right answer. Who was the first commissioner of Kumaon? Everything is covered. ये सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, आपको बस यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा गया है। अगर आपने मेरे साथ उत्तराखंड जी की है तो पहला कमिश्नर कौन था कुमाऊं का? इट वाज ए ई गार्डनर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 114 द नंबर ऑफ सिटीज इन उत्तराखंड इन विच नगर निगम एग्जिस्ट? अब ये क्वेश्चन में जो है ऑप्शन सही नहीं दिए हुए, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है 8 है। 8 cities of Uttarakhand now has got municipal corporation. Now वो कौन सी 8 cities है? Let me name them. पहला देहरादून ऑब्वियसली, ज्यादा छोटा लिख रहा हूँ ना मैं, एक सेकेंड रुको, यहाँ लिखता हूँ। पहला देहरादून, सेकंड इज योर हरिद्वार, थर्ड इज हल्द्वानी, फोर्थ इज माय ओन सिटी, फिफ्थ इज ऋषिकेश, सिक्स्थ इज कोटद्वार, सेवेंथ इज रुद्रपुर एंड एट्थ इज काशीपुर। तो इन 8 सिटीज के अंदर जो है नगर निगम जो अवेलेबल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और सबसे लेटेस्ट जो बनी है वो बनी है आपकी, सॉरी 9 हो चुकी है, लेटेस्ट जो है बनी है, एंड नाइन्थ वन इज पौड़ी, आई गेस पौड़ी इज द लेटेस्ट वन। लेट मी चेक इट, पौड़ी इज द लेटेस्ट वन आई गेस। लेट मी चेक इट, अभी आपके सामने जो चेक कर लेते हैं। यस, सो हैव चेक्ड इट। नाइन्थ वन इज योर श्रीनगर। श्रीनगर जो है 31 दिसंबर को जो है अभी 2021 में अभी लेटेस्ट जो है आपकी श्रीनगर जो है इंक्लूड हुई है। तो इन टोटल आपकी 9 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इंडिया के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। ओके, सो दिस इज 8 भी नहीं, अभी 9 हो चुकी है। लास्ट अपनी श्रीनगर हुई है 31 दिसंबर 2021। ओके, 15th गढ़वाल न्यूज़पेपर was published from A. Dehradun is the right answer, again a factual one. From the viewpoint of area, which national park of Uttarakhand is the largest one? सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया वाइज नेशनल पार्क कौन सा है उत्तराखंड का? दैट इज योर गंगोत्री नेशनल पार्क, बहुत ही बड़ा है, मतलब आसपास भी नहीं है कोई। 117 इन टिहरी गढ़वाल धधक मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद? ऑप्शन डी नन इज द राइट आंसर। अभी धधक मूवमेंट जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया गया था, गांव वालों ने जो है इसको किया था, ओके, बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ उत्तराखंड विच हैड बीन इन द मेन प्लेस ऑफ कट्यूरी रूलर्स? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, बागेश्वर जो है मेन प्लेस रही है कट्यूरी रूलर्स की। ओके, एंशिएंट इंडिया हमने जब एंशिएंट उत्तराखंड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जब हमने पढ़ी थी, देयर वी हैव मेंशन्ड दिस थिंग। विच इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक? माउंटेन पीक कौन सी है? लार्ज हाईएस्ट तो पूछ ही सकते हैं, बट वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एटलीस्ट 5 आपको याद होनी चाहिए कि टॉप 5 कौन सी हैं। तो टॉप 5 अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो टॉप 5 पहली तो आपको पता ही है, नंदा देवी द जाइंट, नंदा देवी। सेकंड इज योर कामेत, एंड थर्ड जिसका आंसर भी है चौखंबा। ओके, फोर्थ इज योर त्रिशूल,
एंड फिफ्थ इज योर डोनागिरी। ये टॉप 5 आपकी माउंटेन पीक्स है उत्तराखंड की। और सिक्स पे आती है नंदकोट। और ये सारी की सारी जो टॉप 5 है वो सारी की सारी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ओके, तो सारी हाईएस्ट पीक जो उत्तराखंड की वो चमोली के अंदर है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। Which local deity in Gadwal region is known as Chandala, that is wandering? ऑप्शन बी महासू इज द राइट आंसर। और महासू जो है आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आप, ठीक है, कि महासू जो गॉड है वो कौन सी ट्राइब के जो है इंपॉर्टेंट गॉड है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बिकॉज मैंने जब शेड्यूल ट्राइब कराया था तो मैंने आपको महासू जो गॉड है वहाँ पे मेंशन किया था किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब को लेकर, वो आपको वो मेरे को कमेंट करके आपको बताना है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द एससीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? अब आपको पता ही अभी फ्रेश इलेक्शंस हुए हैं तो आपको बिल्कुल फ्रेश याद होगा, 70 सीट्स पे हुए थे, जिसमें कि 15 सीट्स जो है रिजर्व्ड है, 13 इन द नेम ऑफ एससीज एंड 2 इन द नेम ऑफ एसटीज। तो एससी को जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है 13 सीट्स में और 2 सीट्स में एसटीज को। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? उत्तराखंड सेंसस आपने मेरे साथ किया हुआ है, तो आप तो इस आंसर को जो आराम से कर सकते थे, उत्तरकाशी इज द राइट आंसर। Which district has the maximum gender ratio in उत्तराखंड? 1139। अल्मोड़ा के पास जो है सबसे ज्यादा जेंडर रेशियो है, यानी फीमेल्स आर फार मोर देन मेन ओवर हियर। 124। The first ever Indo-Korean friendship park has been inaugurated at दिल्ली कैंटोनमेंट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। Who has been felicitated with the Gandhi Peace Prize for the year 2020? तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शेख मुजीबुर रहमान, जो फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है इनको, ठीक है, तो इनको जो है गांधी पीस प्राइज दिया था बिकॉज इनकी जो है इनकी जो है आई गेस 50th बर्थ एनिवर्सरी थी, ऐसा कुछ था, ठीक है, तो इनको शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज दिया गया था। 126। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड मैत्री सेतु ब्रिज टू स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी विद विच कंट्री? अब उसी के टाइम पे जब मोदी जी जो है बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने ये अवार्ड दिया था और मैत्री सेतु का जो इनॉग्रेशन किया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 127। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट द हॉग। हॉग नीदरलैंड्स में है। तो ये आपने देखने है कि जितने भी जस्टिस के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्राइम आईसीसी जो इंटरनेशनल क्राइम, क्या नाम है उसका आईसीसी का, इंटरनेशनल क्राइम कुछ करके है, ठीक है, वो भी आपका द हेग में। तो सारे जो भी आपके जस्टिस सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, ये सारे के सारे आपके हॉग में जो है बेस्ड है। आईसीसी गुलाम भूल यार मैं, इंटरनेशनल क्राइम कन्वेंशन कंट्रोल ऐसा कुछ था। 128। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क की इसमें से कौन से मेंबर नहीं है? ये जो महाशय हैं ये हमारे सार्क के मेंबर नहीं है, तो आपको यहीं से पता लग जाना है कि चाइना इज द राइट आंसर। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा समटाइम्स अपीयर, वो कहाँ पे अपीयर होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2003 से जो है ये में चल रही है। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो है मुठभेड़ चल रही है कि हमको जो है ये दो, हमको वो दो। तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो है काफी पुराना है और ये डब्ल्यूटीओ के अंदर जो है एग्रीमेंट्स के अंदर चल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द मर्क्योसर? अब मर्क्योसर बेसिकली क्या है? एक कस्टम यूनियन है जहाँ पे एक तरह से उसको आप बोलो फ्री ट्रेड जो आपस में होती है, कुछ देश जो है आपस में मिलके जो है फ्री ट्रेड करते हैं कि आप हमारे देश में जो है टैरिफ नहीं लगाओगे या फिर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाओगे, तो ठीक है, तो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए ये जो है एक मार्केट है, ठीक है, कस्टम यूनियन है, और इसके अंदर जो है चील नहीं है। चील और चाइल क्या बोलते हैं इसको? चील ही बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Now I got a comment from one girl on my YouTube channel कि she was complaining कि I'm not taking the names properly. उत्तराखंड के कुछ जगह का नाम है, I'm not taking those names properly, I'm not pronouncing it well. So जब भी मैं बोलता हूँ ना, कुछ गलत नाम बोलता हूँ या फिर मेरे से बोला नहीं जाता है किसी pronunciation, तो I always says कि I can be wrong in the pronunciation part, but I think she missed it और उनको बुरा लगा, काफी बुरा लगा। That is why she commented it कि please sir take the name properly. So that kind of comment I got. So it was a little weird कि हो सकता है यार सबके पास, मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह का नहीं जानता, ठीक है, एंड बिकॉज मैं नहीं जानता उस जगह को तो मैं उसको गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ
एक थोड़ा सा फनी इंसिडेंट हुआ, ठीक है, बट इट्स नॉट सो ऑफेंसिव, बहुत लाइट मूड में बोल रहा हूँ, कुछ ऑफेंसिव नहीं था। शी ऑल्सो मतलब उन्होंने काइंडली वर्ड यूज किया हुआ था, तो इट वाज अ गुड जेस्चर, ठीक है, एटलीस्ट शी मतलब उन्होंने पिन पॉइंट तो किया। 131 क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। विद रेफरेंस टू रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी व्हाट डज लिडार स्टैंड फॉर? अब लिडार बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इसकी आपको यहाँ पे सिर्फ फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज द राइट आंसर। फटाफट कर लेते हैं, 18 क्वेश्चन रह चुके हैं। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन एयर, नो, स्टील इज द राइट आंसर। लॉजिक आई डोंट नो, बट स्टील इज द राइट आंसर बिकॉज आई एम नॉट अ साइंस ग्रेजुएट। स्टील जो है सबसे ज्यादा जो है, साउंड जो है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जो है स्टील के अंदर जाती है, बिकॉज आई कैन रिलेट कि शायद सॉलिड है इसलिए, सॉलिड है इसलिए, शायद ये रीजन हो सकता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज? अब मुझे पता है टीवी में तो जो है रेडियो वेव्स का जो है उपयोग होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं और साइंस के स्टूडेंट हैं एंड दे नो द रीजन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसके मैं स्किप कर दूंगा बिल्कुल क्योंकि मुझे नहीं पता, सिर्फ इनके मैं आंसर बताऊंगा, तो कमेंट बॉक्स बॉक्स खुला है, ओपन है, आप अपनी नॉलेज वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो। आप बताओ, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन स्टील, द रीजन यू हैव टू टेल। आप रीजन बताओ मेरे को, बिकॉज आई एम ऑल्सो हेयर टू लर्न। ओके। 134 कॉस्मिक रेज आर डैश चार्ज पार्टिकल्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगेन रीजन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। which one of the following has the highest velocity? Option B light is the fastest, so it is the highest velocity. Second most abundant element आपका है हीलियम। पहला तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन है सबसे अबंडेंट, और उसके बाद जो है सेकंड मोस्ट है आपका हीलियम, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज अ पार्टिकल रिलीज्ड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। मैंने जो है चेर्नोबिल मूवी देखी हुई है, वेब सीरीज देखी हुई है, सो आई नो दिस। न्यूट्रॉन इज अ पार्टिकल रिलीज्ड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। 138 the heaviest naturally occurring element is your uranium. Option B is the right answer. Yes. पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, जो दूध हम पीते हैं सुबह सुबह, शाम को, रात को, उसका पीएच वैल्यू कितना है? तो 6.6 इज द पीएच वैल्यू, ठीक है। अब पीएच क्या होता है आपको पता ही है कि क्या एसिड, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, इससे पता लगता है, ठीक है, पीएच वैल्यू से पता लग जाता है। 140 फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड अंडर फैनोग्राम्स, रीजन आई डोंट नो, सिर्फ आंसर पता है। 141 plant which bear naked seed are called gymnosperm, option B right answer. Genetic material of viruses, it can be DNA or RNA, option C is the right answer, this I know. The harmful substances produced by microbes are known as toxins, option D is the right answer. Energy is stored in liver and muscles in the form of glycogen, option D is the right answer. Female Anopheles mosquito is the vector of malaria. Female Anopheles mosquito जो है उससे जो है उसके बाइट करने से क्या होता है? मलेरिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। Modern history question. Indian Factory Act was promulgated in 1881. Option B is the right answer. First Governor General and the Viceroy of British India was Lord Canning. Lord Canning जो है पहले गवर्नर जनरल थे और वाइसरॉय भी थे। कुंवर सिंह ने जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है बिहार से लीड किया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which one of the following leaders belong to the extremist wing of the Congress? इन सब में जो ये भी शांत थे, ये भी शांत, ये भी शांत। औरबिंदो घोष, औरबिंदो घोष जो है एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे अपने स्टार्टिंग करियर में, बाद में जो है इन्होंने योगा करके जो है अपनी जो लेटर लाइफ है वो एज अ सेंट, एज अ संत जो है उन्होंने बिताई, बट इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ ही वाज एक्सट्रीमिस्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? सी आर दास इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन पेपर अगर आप देखो तो मैंने जो है ये इजी क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट किया था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पेपर था नहीं। इफ यू आर स्कोरिंग इन दिस क्वेश्चन पेपर अबव 105 एटलीस्ट, ये आपका सेफ स्कोर है। अगर ऐसा लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, दैट मीन्स द क्वेश्चन पेपर इज इजी एंड यू हैव टू अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, तो इस क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट, ये मैंने आपको बहुत कम बोला है, एटलीस्ट 110 में बोल सकता था, लेकिन पहला क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, तो आपको 105 तो एटलीस्ट इसमें स्कोर करना ही था। इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 105,
then it means you need more revisions, and also you need to find the reason why you are scoring less. Okay, कोई रीजन आपको पता लगता है and if you are not able to solve that particular reason, you can always text me at the given number. Okay, the number is 87429 I will be available on this number. आपको सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर देना, आई रिवर्टेड बैक। एंड जितने भी स्टूडेंट्स को इस पे एनरोल कराना है टेस्ट सीरीज पे, अगेन इसको व्हाट्सएप नंबर पे कर देना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, another mock test will be discussed or not, that तो टाइम विल टेल। ओके, बट ये हमने डिस्कस कर लिया मॉक टेस्ट नंबर 1। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय।